नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आप सभी दर्शकों को जनता टीवी परिवार की ओर से बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए ताबड़तोड़ खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। गोरखपुर शहर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी योगी आदित्यनाथ आज सुबह श्री श्री गोपाल मंदिर मोहदेपुर में दर्शन पूजन करने पहुंचे। इस दौरान लोगों ने सीएम योगी आदित्यनाथ का भव्य स्वागत किया। इसके बाद सीएम योगी ने मोहदेपुर गुरुद्वारा में माथा टेक कर सिख समाज से समर्थन मांगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि 2017 के बाद से यूपी की तस्वीर बदल चुकी है। पहले कारोबारी यूपी में पलायन कर रहे थे, अब यूपी में कानून सुरक्षा व्यवस्था लागू हो गई। यहां लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हमारी सरकार हर वर्ग का विशेष ध्यान दे रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर प्रहार करते हुए कहा कि पिछली सरकार बस अपना विकास कर रही थी, अब राज्य सहित देश का विकास हो रहा है। हर क्षेत्र में यूपी में विकास हुआ है। इस दौरान सीएम योगी ने मतदाताओं से कहा है कि खाने में लापरवाही हो सकती है, लेकिन वोट देने में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री और उत्तर प्रदेश के सह चुनाव प्रभारी अनुराग ठाकुर ने कहा कि अपराधी छवि वाले कभी गरीबों का विकास नहीं कर सकते। इसीलिए गरीब भी कहता है कि जो टोटी चुराते हैं वो रोटी क्या देंगे। अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा कि जो जेल के पीछे हैं, जिन्होंने प्रदेश में खून की नदी बहाई, जिन्होंने टोपी का रंग और गहरा प्रदेश के लोगों के खून से किया, उन लोगों के समर्थन का भी काम ये लोग चोरी छिपे करते हैं, तो उत्तर प्रदेश की जनता उनको कभी स्वीकार नहीं करने वाली है। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने कहा कि अखिलेश यादव ने शायद ही ऐसा कोई अपराधी, दंगाई और माफियाओं को छोड़ा है जो उनकी सूची में ना हो। जो रह गए थे उनका साथ लेने में सहयोगी दल लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 में अकेले मैदान में उतरी बहुजन समाज पार्टी ने एक और 54 प्रत्याशियों के नाम वाली सूची जारी कर दी है। बहुजन समाज पार्टी ने छठवें चरण के मतदान वाले सभी विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवारों के नामों को फाइनल कर दिया है। बता दें कि छठवें चरण में 10 जिलों के 57 विधानसभा क्षेत्र में 3 मार्च को मतदान होना है। बहुजन समाज पार्टी ने गोरखपुर सदर से सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ख्वाजा शमसुद्दीन को मैदान में उतारा है। कुशीनगर के फाजिल नगर में संतोष तिवारी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य को चुनौती देंगे। बहुजन समाज पार्टी के लखनऊ में केंद्रीय कैंप कार्यालय में जारी सूची में अंबेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और बलिया जिले के विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। आज सुबह करीब 9:47 पर भूकंप आया, जिसका असर लगभग 15 सेकंड तक दिखाई दिया। पंजाब और जम्मू कश्मीर में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.7 मापी गई है। दिल्ली एनसीआर के नोएडा में भी लोगों को भूकंप के झटके महसूस हुए। जम्मू के कई जिलों में भी लोगों को धरती में कंपन महसूस हुआ। जानकारी के मुताबिक भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान बॉर्डर पर हिंद कुश की पहाड़ियों के नजदीक बताया जा रहा है। बता दें कि जनवरी की रात 11:59 पर अयोध्या, लखनऊ, गोरखपुर समेत यूपी के कई शहरों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे, जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.3 मापी गई थी। भूकंप का केंद्र यूपी के करीब 400 किलोमीटर दूर नेपाल का बांगलांग रहा। फतेहपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र में आबकारी और पुलिस फोर्स ने ड्रोन कैमरे की मदद से 665 लीटर अवैध शराब बरामद की। इस दौरान पुलिस ने महिला सहित 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बाराबंकी में साबरमती ट्रेन का इंजन पटरी से उतर गया और कोई बड़ा हादसा होने से टल गया है, तो ट्रेन में सवार सभी यात्री बाल बाल बच गए। बता दें कि तेज बारिश और आंधी के चलते ट्रैक पर गिरे पेड़ से इंजन के टकराने के चलते यह हादसा हुआ। आगरा में सबसे प्रदूषित इलाका आवास विकास कॉलोनी है। इसकी प्रमुख वजह सड़कों की खुदाई के कारण उड़ती धूल है। पानी और सीवर लाइनों को बिछाने के लिए की गई खुदाई के बाद वाहनों के साथ धूल के कण उड़ रहे हैं, जो कि कोहरे और स्मॉग में बदल गए हैं। आवास विकास कॉलोनी और दयाल बाग में हवा जहरीली है। यहाँ AQI 261 और 258 दर्ज किया गया है। ताजमहल के आसपास के क्षेत्र को छोड़कर बाकी शहर की हालत बेहद खराब है। यहाँ 200 से अधिक AQI दर्ज किया गया है।
बाराबंकी में विधायक निधि से बनाई जा रही इंटरलॉकिंग का ग्रामीणों ने विरोध किया। ठेकेदार पर मानक से विपरीत काम करने का ग्रामीणों ने आरोप लगाया। वहीं ग्रामीणों ने काम बंद करने की ग्रामीणों से बात कही है। महोबा के चरखारी कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने अंतर्राज्यीय चरस की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए एक महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने महिला के पास से 22,50,000 कीमत की 4.5 किलो चरस बरामद की गई है। सहारनपुर के देवबंद क्षेत्र में आतिशबाजी करने को लेकर दो राजनीतिक दलों के समर्थकों के बीच मारपीट हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लखीमपुर खीरी के भीरी थाना इलाके में दो अलग अलग क्षेत्रों में लावारिस शव बरामद किए गए, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गए। बरेली के जिला अस्पताल में चोरों ने डॉक्टर की कार का ताला तोड़कर चोरी की और चिकित्सक संबंधी उपकरण, बैंक की पासबुक और कुछ अन्य कागजात लेकर फरार हो गए, जिसके बाद डॉक्टर ने थाने में चोर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। हरदोई के 52 ब्लॉक में रामू सिंह निखिल नाम के किसान ने अपने फार्म में एक ऐसी वैरायटी के अमरूद का बाग लगाया जिसका वजन 1 किलो तक होता है, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लखनऊ के दुबग्गा सब्जी मंडी में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। सहारनपुर में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इस दौरान पुलिस ने मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने 300 से ज्यादा अवैध असलहा बरामद किया है। इटावा के चौबिया थाना क्षेत्र में दबंगों ने ग्राम प्रधान को जमकर पीटा, जिससे कि पीड़ित को गंभीर चोटें आई, जिसकी शिकायत पीड़ित ने थाना चौबिया में दर्ज कराई है। जिसके बावजूद दबंग खुलेआम घूम रहे और पीड़ित परिवार को लगातार जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही है। सहारनपुर में क्राइम ब्रांच में तैनात इंस्पेक्टर प्रवेश सिंह की ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया। इंस्पेक्टर प्रवेश सिंह की ड्यूटी नामांकन प्रक्रिया में लगाई गई थी। कानपुर देहात के कुछ इलाकों में तूफान का कहर जारी है। तूफान के चलते हजारों बीघा लाही की फसल बर्बाद हो गई, जहां तूफान के कारण कई गाड़ियां चलते चलते पलट भी गई हैं। कौशाम्बी के कड़ाधाम कोतवाली क्षेत्र में सड़क किनारे नरकंकाल देखा गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने नरकंकाल को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। देहरादून में 7 फरवरी से सभी स्कूल खुलेंगे। प्रशासन ने कक्षा 1 से लेकर 9 तक की कक्षाएं फिजिकल तरीके से संचालित करने के दिशा निर्देश जारी किए। नोएडा में पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया है। इस दौरान पुलिस ने गिरोह के मास्टरमाइंड आकाश समेत 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। रायबरेली में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने गांजा तस्करों का भंडाफोड़ किया। इस दौरान पुलिस ने लगभग 14 क्विंटल गांजा बरामद किया है। प्रदेश में हो रही बर्फबारी और भारी बारिश के चलते डीजीपी अशोक कुमार ने पुलिस फोर्स को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। वहीं डीजीपी ने पर्यटकों से भी सावधानी बरतने की अपील करी है। बरेली में दहेज के खातिर महिला को जहर दिया गया, जिसके बाद इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। वहीं परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना और हत्या का आरोप लगाया है। अमेठी में तेज रफ्तार गैस टैंकर बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। भदोही में दबंगों ने मामूली बात को लेकर ट्रैक्टर ड्राइवर को जमकर पीटा। दबंगों ड्राइवर को इस कदर पीटा कि इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जिसके बाद सूचना पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच पड़ताल पूछताछ में जुट गई। राज्य में कोरोना वायरस के मामलों में कमी का दौर जारी है। बीते 24 घंटे में राज्य में 3,807 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो कोविड से 8,817 लोग ठीक होकर घर पहुंचे। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि राज्य में एक्टिव मामलों की संख्या 36,411 पहुंच गई है और पॉजिटिविटी रेट घटकर लगातार घट रही है। राज्य में फिलहाल 2.23% पॉजिटिविटी दर है। उत्तराखंड के सभी सरकारी सहायता प्राप्त अशासकीय और निजी स्कूलों में कक्षा 1 से 9वीं तक की पढ़ाई 7 फरवरी से चालू हो जाएगी। स्कूल में पढ़ाई ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन भी कराई जाएगी।
स्कूल में आवासीय परिसर में रहने वाले शिक्षकों और अन्य कार्मिकों को वैक्सीन की दोनों डोज लगाने का प्रमाण पत्र 48 घंटे पहले की नेगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। इसके बाद ही उन्हें विद्यालय में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। विद्यालयों में प्रार्थना सभा, खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और अन्य गतिविधियों को स्थगित रखा गया है। वहीं सभी आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे। साथ ही साथ 31 जनवरी से सभी सरकारी सहायता प्राप्त अशासकीय और निजी स्कूलों में 10वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाओं में पढ़ाई शुरू की जा रही है। मसूरी में पिछले 2 दिन हुई बर्फबारी से जनजीवन काफी अस्त व्यस्त हो गया। पिछले 2 दिनों से हुई बर्फबारी से जनजीवन काफी बिगड़ गया है। राज्य में बीते 24 घंटे में 1183 संक्रमण के मामले मिले, जबकि 15 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं 20,715 सक्रिय कोरोना के मामले हैं जिनका इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक देहरादून सबसे अधिक 369 कोरोना के केस मिले। वहीं हरिद्वार में 73, उधम सिंह नगर में 87, चमोली में 94, अल्मोड़ा में 125, रुद्रप्रयाग में 104, नैनीताल में 62 कोरोना के मामले पाए गए। ललितपुर में विधानसभा चुनाव के दौरान वाहन चेकिंग के व्यापारी की स्कूटी में 10 लाख रुपए पकड़े जाने और प्रशासन की ओर से रुपए जब्त किए जाने से व्यापारियों में भारी आक्रोश है, जिसके चलते व्यापारियों ने चौथे दिन भी गल्ला मंडी बंद रखी है। रायबरेली के महाराजगंज तहसील परिसर में अधिवक्ताओं और लेखपालों के बीच तहसील परिसर में जबरदस्त हाथापाई हो गई, जिसके बाद सूचना पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। बाराबंकी में 5वें चरण में मतदान होना है। राजनीतिक दल तैयारियों में जुटे हुए हैं। घोषित उम्मीदवारों के खिलाफ पार्टी के कार्यकर्ताओं में नाराजगी भी दिखाई दी। वहीं सपा प्रत्याशियों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर विरोध जताया है। बदायूं के आलापुर गांव इलाके में मानसिक रूप से परेशान युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गए। फर्रुखाबाद के कमालगंज रेलवे स्टेशन पर रेलवे क्रॉसिंग बंद होते समय तेज रफ्तार एम्बुलेंस फाटक तोड़कर रेलवे ट्रैक पर पहुंच गई, जिसके बाद एम्बुलेंस को आनंद फानंद में रेलवे ट्रैक से हटाया गया। गनीमत रही कि एम्बुलेंस में बैठे सभी मरीज सुरक्षित हैं। रामपुर में अनियंत्रित कार ट्रक में घुस गई, जिसके बाद चलते कार सवार 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। प्रयागराज में 2022 का चौथा स्नान पर्व बसंत पंचमी के अवसर पर प्रयागराज संगम तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखाई दी और लोग सुबह से ही आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। बांदा के शहर कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार कार घर में घुस गई, जिसमें एक युवक की मौके पर मौत हो गई। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद सूचना पर पुलिस पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र में बंद पड़े फ्लैट में अचानक आग लग गई, जिसके बाद सूचना पर पुलिस पहुंची और फायर ब्रिगेड की टीम की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं पुलिस ने रेस्क्यू करके फ्लैट में मौजूद लोगों को सकुशल बाहर निकाला। गोंडा के एटिया थोक थाना क्षेत्र में चलती कार में आग लग गई, जिसके बाद सूचना पर पुलिस पहुंची और फायर ब्रिगेड की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। खबर एटा से है। एटा के सकीड़ क्षेत्र में लाइट और विकास न होने पर गांव के लोगों ने वोट न देने का ऐलान किया है और उन्होंने कहा है कि अगर जब तक काम नहीं होगा तब तक वोट नहीं मिलेगा। कि बांके मंदिर में भी लोगों में कहीं न कहीं दिखाई दिया है और कई बार अधिकारियों को चक्कर काटने के बाद भी इनको परेशानियों का सलूशन नहीं निकल पाया है। अगर वृंदावन के सुप्रसिद्ध मंदिर बांके बिहारी की बात की जाए तो मंदिर में भी बसंत पंचमी की इस होली का नजारा बेहद ही मनभावन देखा। इस बार कोविड के नियमों को ध्यान में रखकर इसके नियमों का पालन करते हुए बसंत पंचमी का उत्सव मनाया गया। चलिए कुछ खबरों का रुख करते हैं और विस्तार से जानते हैं। और सबसे पहले आपको बता दें कि उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी शुरू हो गई। निचले इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही, तो देवभूमि के लोगों और प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है। वहीं गर्म सियासत और चुनावी माहौल के बीच बर्फबारी का शुरू होना कितना अच्छा है, रिपोर्ट देखिए।
नारायण गांव में 2 दिन से बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यहाँ पे रोड भी अभी बंद है। अब 2 दिन से बिजली और पानी भी बिल्कुल ठप है। बगैर बिजली के और दूर संचार व्यवस्था भी ठप हो रखी है। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो रखा है। पहाड़ों में बर्फबारी और बारिश का एक तरफ पर्यटकों के लिए बहुत ही सुहावना लुभावना मौसम है और नैनीताल और मसूरी से लेकर के और बाकी सभी पर्यटक स्थलों पर ढेर सारे पर्यटक आए हैं। वहीं दूसरी ओर हमारे लिए थोड़ी चुनौती भी है, क्योंकि भारी बर्फ के बीच रास्ते बंद हो जाते हैं और जब बर्फ पिघलती है तो भी वो थोड़ी खतरनाक होती है। गाड़ियां स्किड करने लगती हैं और बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं, गाड़ियां खाई आदि में गिर जाती हैं। तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, अपील करता हूं कि एक तो अपने को सुरक्षित रखें और दूसरा, कहीं फंसे हैं, यदि कहीं फंसे हैं तो पैनिक ना करें और हमें सूचना दें। आप कहीं से भी, पूरे उत्तराखंड में कहीं से भी 100 नंबर या 112 नंबर डायल करेंगे तो वहां पे आपकी सूचना लॉग हो जाएगी और उसको आपके पास राहत जरूर पहुंचाई जाएगी। मौसम विभाग ने आज देर रात तक बर्फबारी और भारी बारिश का अलर्ट प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में जताया है। डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि बारिश के चलते पुलिस फोर्स के सामने बड़ी चुनौती है। पुलिस फोर्स अलर्ट पर है और हर स्थिति की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। एसडीआरएफ की टीम हर संभव मदद के लिए पहुंच रही है। जनता टीवी न्यूज रूम से वेद व्यास की रिपोर्ट। राजनीति जो चाहे वो करवा दे, कभी दल बदल की राजनीति तो कभी जोड़ तोड़ की राजनीति। अब चुनाव नजदीक आते ही राज्य में धार्मिक तुष्टीकरण पर सियासत भी गर्मा गई है और इसकी शुरुआत हुई है एक बयान से जो इन दिनों सियासी फिजाओं में तेजी से तैर रहा है। दरअसल कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष अकील अहमद ने राज्य में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की मांग की थी, जिसके बाद से ही बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। आखिर तुष्टीकरण की राजनीति सूबे में किस तरीके से गर्माती जा रही है, इस रिपोर्ट से समझें। जहां पवन बहे संकल्प लिए, जहां पर्वत गर्व सिखाते हैं, जहां ऊंचे नीचे सब रास्ते बस भक्ति के सुर में गाते हैं। उत्तराखंड में चुनाव नजदीक आते ही राज्य में धार्मिक तुष्टीकरण पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष अकील अहमद ने राज्य में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की मांग की थी। अकील अहमद के इस बयान के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई। बीजेपी ने उनके इस बयान को अपने पेज पर शेयर किया। इसके जरिए बीजेपी उनके इस बयान को हिंदू विरोधी बताने की कोशिश कर रही है। वहीं विवाद बढ़ने के बाद कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष अकील अहमद ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने सिर्फ एक मांग उठाई है और न ही राज्य में उनकी सरकार है, जबरन मामले को तुल दिया जा रहा है। मैंने उनसे कहा कि अगर जो है यूनिवर्सिटी बन जाती है तो एक जो है तो मुस्लिमों की जो है ना उसमें पढ़ाई बच्चों के लिए, मैंने ये करा के उनसे पक्का मैंने करा लिया कि भाई आप आदेश करके दे दो इसमें। अभी तो हमारी सरकार नहीं मांग रखी, उन्होंने हाँ नहीं बोलना मेरे को भी, सरकार आने पर कहा के बात करेंगे इस बात। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले में कहा कि कांग्रेस हमेशा से ही तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है। एक तरफ कांग्रेस 4 धाम की बात कर रही है तो दूसरी तरफ देवभूमि में कांग्रेस मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की पैरवी भी कर रही है। कांग्रेस की नीति रही है, जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर आज तक कांग्रेस केवल तुष्टीकरण करती रही है और भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा न्याय की बात की है, अन्याय किसी के साथ न हो। आज जब हम 4 धाम की बात करती है कांग्रेस, एक तरफ 4 धाम की बात करती है और दूसरी तरफ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की, इस देवभूमि में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की पैरवी करती है, तो एक कांग्रेस की मानसिकता दर्शाती है कि 4 धाम में वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाकर क्या करना चाहती है। एक तरफ राज्य में मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर सियासत जारी है तो दूसरी तरफ बीजेपी ने राज्य में एक बार फिर जुम्मे की नमाज की छुट्टी पर बवाल खड़ा कर दिया है। दरअसल बीजेपी की ओर से इस संबंध में तत्कालीन हरीश रावत सरकार के कार्यकाल में जारी किए गए आदेश को जारी किया गया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने साल 2016 में जारी किए गए शासनादेश को जारी करते हुए कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत की ओर से 29 दिसंबर 2016 को इस संबंध में शासनादेश जारी किया गया था।
इस शासनादेश में हरीश सरकार ने नमाज के लिए मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए अल्प अवकाश की व्यवस्था की गई थी। हरीश रावत ऐसे कई आदेश को सार्वजनिक जारी करने के बाद राजनीति से संन्यास लेने की बात कह रहे थे। ऐसे में अब हरीश रावत को अपने इस बयान का अनुपालन करते हुए राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। 16 में मेरी सरकार ने ऐसा कोई नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें जुम्मे की नमाज की छुट्टी होगी, उसको दिखा दीजिए, आपकी राह का कांटा हट जाएगा। हरीश रावत हाथ जोड़ करके उत्तराखंड वालों से माफी मांगेगा, राजनीति छोड़ देगा। 29 दिसंबर 2016 को सरकार का एक सचिव आदेश जारी कर रहा है, मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर आदेश जारी हो रहा है, और उसके बाद भी वो कहते हैं कि साहब मैंने नहीं किया। इससे बड़ा तुष्टीकरण, सांप्रदायिकता क्या हो सकती है, बताइए। नमाज की छुट्टी की कोई घोषणा की होगी या कोई विषय आया होगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। हरीश रावत जी को आज अभी संन्यास ले लेना चाहिए। खैर, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप जारी रहेंगे और ऊपर से चुनावी मौसम में धार्मिक तुष्टीकरण का तड़का लगना तो लाजमी था। जनता टीवी के लिए देहरादून से अजीत काम्बोज की रिपोर्ट।